जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल रुद्र मिशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन। क्षमा चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, आप समझ ही जाएंगे। लेकिन इस बार मैं वापस आया हूँ एक धमाकेदार और धुएंधार वीडियो के साथ, क्योंकि मैं बात करना चाहता हूँ रफ़ाल के बारे में। देखिए, अभी हमारे देश की परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि लोग सच बोलना और सवाल उठाना भूल गए हैं। अब जैसे ही ये रफ़ाल की डील आई, तो एक्स पे यानी कि ट्विटर पे तो हंगामा ही मच गया। तो चलिए मैं थोड़ा आपको डील के बारे में बताता हूँ। ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, आपको तो अभी तो डील के बारे में सब पता ही चल गया होगा। मोटा मोटा ये है कि इंडियन एयरफोर्स 114 रफ़ाल खरीदेगी, और इस पूरी डील का जो जो हमको भरना पड़ेगा अभी तक, तो वो 36 बिलियन यानी कि 36 बिलियन यूएस डॉलर्स रहेगा। अगर ये डील साइन हो जाती है फ्रांस के साथ, इट विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव military to military weapon deal in India's history. It is going to be a monumental, it is going to be a colossal, it is going to be a gigantic deal for the Indian Air Force. अब इसमें कितनी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयर ऑपरेशंस इंडिया में आएंगे, ये सब आप मेरे से बेटर समझ सकते हैं, आप बेटर रिसर्च कर सकते हैं, आप जान लेंगे जैसे जैसे ये डील फाइनल होती जाएगी। जितना रिपोर्ट्स में आ रहा है, ये बोला गया है कि ये फरवरी में डील फाइनल होगी, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों भारत आएंगे। लेकिन इस डील के साथ बहुत चर्चा उठी है, बहुत बातें उठी हैं, और मेरे को लगता है कि कहीं पे कुछ लोगों ने सही सवाल उठाए हैं और कुछ लोग एकदम ही अलग दुनिया में बह गए हैं। थोड़ा आपको हिस्ट्री में जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और उसके बाद हमें सवाल उठाने चाहिए। देखिए, अभी हम जितना जानते हैं, ये डील अगर साइन हुई अगले महीने, तो ऐसा तो है नहीं कि ये 114 जेट्स फटाफट आ जाएंगे, ठीक है। इसमें से कुछ हम फ्लाई अवे कंडीशन से ले रहे हैं, मतलब फ्रांस में जो डसॉल्ट है वो बनाएगी और हम वहाँ से फ्लाई करके ले आएंगे, और उसके बाद बाकी जो होंगे वो इंडिया में उनकी असेंबली होगी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। लेकिन जो फ्लाई अवे कंडीशन जेट्स हैं, शायद वो एक स्क्वाड्रन हो, यानी कि 18 फाइटर जेट्स हों, उसको आने में भी 5 साल लगेगा। तो आते आते आप समझ लीजिए कि 2030 या 2031 तो हो ही जाएगा इन जेट्स के लिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके समझना चाहिए कि रफ़ाल की डील के पीछे इतना हंगामा क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि रफ़ाल शॉर्टलिस्ट हुआ था 2007 में, और इसमें एक बहुत बड़ा कंपटीशन चला था। पहले उसको MMRCA बोलते थे, फिर MRFA बोलते थे, फिर पता नहीं क्या क्या, उसके 5 बार तो हमने शायद नाम ही बदल लिए। नाम बदलते रहो, कोई बात नहीं। लास्ट में मोटिव क्या था, नेशनल पॉलिसी क्या थी कि हमें मल्टी रोल मॉडर्न 4 या 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदना है, क्योंकि हम बना नहीं पाते। उसमें रफ़ाल इंडियन एयरफोर्स ने शॉर्टलिस्ट कर लिया था 2007 में। 2007 में थी यूपीए की सरकार। यूपीए की सरकार ने ना तो खरीदा, और सीधा, सबको याद है उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे के एंथनी, उन्होंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था वी जस्ट डोंट हैव द मनी। तो उन्होंने भाई हाथ धो दिया था कि हम नहीं लेंगे। उसके बाद आई मोदी सरकार, एनडीए। एनडीए सरकार ने 2016 में जाके रफ़ाल की डील की, 2 स्क्वाड्रन्स की, 36 रफ़ाल की डील की। जब MMRCA लॉन्च हुआ था तो 110 एयरक्राफ्ट की बात होती थी, जब वो MRFA बना तो 114 की हुई। जब 2016 में सरकार ने डील फाइनल की तो 36 रफ़ाल, एक स्क्वाड्रन नॉर्थ इंडिया में, एक स्क्वाड्रन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। 2 स्क्वाड्रन रफ़ाल से हमारी जो सरकार थी, हमारी जो मशीनरी है, स्टेट मशीनरी, उनको लगा इंडिया सिक्योर हो जाएगा विद 2 स्क्वाड्रन्स ऑफ रफ़ाल। चलिए कोई बात नहीं, 2016 में डील साइन हुई। जहाज एकदम से तो आई नहीं, इन्हें आते आते भी कुछ समय तो लग ही गया। जब ये एयरक्राफ्ट फाइनली आ गए, और बालाकोट के बाद आए, तो 2019 के बाद ही आए हैं इवन ये एयरक्राफ्ट। जब ये एयरक्राफ्ट आ गए तो काफ़ी उनको मीडिया कवरेज मिला, काफ़ी बातें हुई, उनके वेपन्स ये मॉडर्न हैं, ये हैं, वो हैं, ठीक है, चाइना के लिए टक्कर होगी, गुड, यस। जब वो आए थे हमारे पास, तब चाइना की जो एयरफोर्स थी नंबर्स में तो बड़ी थी, लेकिन उनके पास उतने सारे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट नहीं थे। वो स्टार्ट कर रहे थे बस। ये अब मैं आना चाहता हूँ कि ये रफ़ाल के बाद
हम आते हैं रफाल एम की डील पे। ये डील हुई है 2025 में नेवी के लिए। नेवी के लिए भी जो एयरक्राफ्ट चुने थे, फाइटर एयरक्राफ्ट, उसका भी जो कंपटीशन, उससे लेके पूरा प्रोसेस, फाइनलाइजेशन, टेस्टिंग, सब कुछ लेते लेते घसीटते घसीटते इतना समय हो गया। 2025 में फाइनली जाके रफाल एम यानी कि मैरीटाइम वर्जन सिलेक्ट हुआ। उन एयरक्राफ्ट को आने में भी 4 से 5 साल हैं। कितने एयरक्राफ्ट लिए हमने नेवी के लिए? 26। कुल मिलाकर आपने 50 रफाल की डील साइन कर ली 2025 में। 2026 में अब आप 100 रफाल की और डील साइन कर रहे हैं। तो थोड़ा हमको भी सोचना चाहिए कि मतलब आप एक बार में क्यों नहीं कर सकते थे ये? एक बार में अगर सारी डील साइन कर लेते स्टार्टिंग में ही 2016 में ही, तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। और इसमें कोई एकदम बेसिक कॉमन सेंस है। आप अगर अपना घर बना रहे हैं, अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं अपने घर की टाइल्स लेने के लिए, अगर आप बल्क में लेंगे तो वो आपको सस्ते में देगा। अगर आप एक रूम का भी लेंगे, फिर 2 साल बाद किचन की लेंगे, फिर 3 साल बाद बेडरूम की लेंगे, तो प्राइस तो बढ़ता रहेगा ना। इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ें तो महंगी होती हैं। इस सब के बारे में शायद सोचा नहीं, या तब लगा कि ज़रूरत नहीं थी। तब लग रहा था कि हमारे नेबर्स पीसफुल हैं। अगर लग रहा था तो वेरी गुड, वी हैव वंडरफुल थिंकर्स इन न्यू दिल्ली। if they think our neighbors are peaceful, if they think we are in a peaceful neighborhood. But no, we don't have that aggressive mindset. We have a very conjuicy mindset because we've been occupied as people. We've been enslaved for generations. So yes, I don't blame anybody. हमारे अंदर वो aggression और वो है नहीं, क्योंकि हमने सालों साल गुलामी की है। तो इतनी इंडिपेंडेंस मिल गई है 70-75 साल में, पता नहीं है करना क्या है उसके साथ। चलिए कोई बात नहीं, फाइनली रफाल की डील हो रही है। फाइनली एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट मिल रहे हैं जो उन्हें चाहिए। अभी नहीं मिलेंगे, 4-5 साल में आ जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। इतने लोगों ने कंप्लेन की, इतने लोगों ने शोर मचाया एक्स पे, सोशल मीडिया पे। भले ही मैं जानता हूँ ये सोशल मीडिया का शोर और कहीं मैटर नहीं करता, रियल वर्ल्ड में बिल्कुल शायद नहीं मैटर करता, लेकिन फिर भी उसके बारे में बात तो करनी चाहिए। लोगों ने बोला कि आप रफाल ही क्यों ले रहे हैं, आप फ्रांस के साथ ही डील क्यों कर रहे हैं, आप रशिया से क्यों नहीं ले रहे। ये बड़ा सिंपल, बहुत पहली बात तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर और भी ज़्यादा सिंपल है। देखिए, अगर हम देखें जियो पॉलिटिक्स का भी हाल देखें, तो भारत के पास और कोई ऑप्शन था नहीं, सिर्फ फ्रांस ही थे एक ऑप्शन था, और इसीलिए हम उनके पास गए। इसीलिए, और ऐसा नहीं है कि फ्रांस को नहीं पता कि इंडिया के पास और ऑप्शन नहीं है, उनको भी पता है कि फ्रांस अकेला उनका ऑप्शन है, इसलिए उन्होंने जितना पैसा मांग सकते हैं वो मांगेंगे। बिजनेस 101। अगर आप मोनोपोली हैं तो आप, वैसे यहाँ फ्रांस मोनोपोली नहीं है, लेकिन अगर आप अकेले सेलर हैं तो आपको ही पैसा मिलेगा, जितना मांगोगे उतना मिलेगा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए बात करते हैं अमेरिका से। अमेरिका क्या ऑफ़र कर रहा है? F-18 सुपर हॉर्नेट, जिसको हम बार बार रिजेक्ट कर चुके हैं। F-15 ऑफ़र नहीं करते, वो बोलते हैं कि हम आपको दे सकते हैं, हम इसको ला सकते हैं। वो जब तक लाएंगे वो वेट करेंगे कि और टेंडर निकले, गाड़ी निकल चुकी है। F-35 अभी तक ऑफ़र में नहीं था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं था, ट्रंप आया है, ट्रंप ने उसको ऑफ़र किया है। इशू ये है कि ट्रंप से अभी डील करना बिल्कुल मुश्किल है, कोई नहीं कर सकता। हम तो क्या ही करेंगे, हमारे पास तो कोई लेवरेज ही नहीं है अमेरिका के अगेंस्ट अभी, तो हम तो कैसे ही डील करेंगे। अब अगर आप सोचो, ट्रंप हमको F-35 ऑफ़र करे, बोले हमको, जिस तरह उसका खोपड़ी घूम रहा है, वो बोले कि आप अंडमान का एक आइलैंड दो तभी मैं दूंगा F-35, तो आप क्या दोगे? नहीं दोगे। तो आप F-35 आपने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ट्रंप अभी रिलायबल नहीं है। ट्रंप रिलायबल नहीं है तो अमेरिका रिलायबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन किसका आता है? स्वीडन देख लेते हैं, उनके पास ग्रिपिन है, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, इसलिए हमको नहीं चाहिए। फिर भी एयरक्राफ्ट अगर अच्छा भी है, उसका इंजन अमेरिका से आता है, फिर से हमको प्रॉब्लम होगी। जो LCA के साथ हो रही है वो ग्रिपिन के साथ भी आगे जाके हो सकती है, इसलिए इंस्टेंट रिजेक्ट। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं यूरोफाइटर। यूरोफाइटर के 4 देश हैं, UK, स्पेन, जर्मनी और इटली। इन चारों देशों में एक सरकार एंटी इंडियन आ गई तो आपकी दिक्कत हो गई। एक की जगह 2 सरकार एंटी इंडिया आ गई तो आपका पूरा यूरोफाइटर का प्रॉब्लम आ जाएगा। ये सऊदी अरेबिया फेस कर रही है, कर चुकी भी है। जब जर्मनी में जो ओलाफ शोल्स थे वो उतने प्रो नहीं थे सऊदी अरेबिया के, तो काफ़ी दिक्कतें हुई थी सऊदी अरेबिया को यूरोफाइटर के साथ। ठीक है, तो अमेरिका आउट, स्वीडन आउट, यूरोफाइटर आउट। अब आते हैं रशिया पे। रशिया क्या ऑफर कर रहा है? Su-57 स्टेल्थ फाइटर ऑफर कर रहा है। अब वो नाम का स्टेल्थ है, ठीक है, उसमें थोड़े स्टेल्थ फीचर्स हैं, उसमें स्टेल्थ पेंट होगा,
लेकिन टोटल नंबर 40 हैं। रशिया ने अभी तक सिर्फ 40 Su-57 बनाए हैं, और ये एयरक्राफ्ट वो खुद अभी ट्रायल एंड टेस्टिंग फेज़ में उसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी उसको पूरी तरह यूक्रेन की लड़ाई में यूज़ नहीं किया है। क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर यूक्रेन की लड़ाई में बाय चांस Su-57 क्रैश हो जाए या शूट डाउन हो जाए, तो उसको इतना बैड मीडिया मिलेगा कि वो कभी उससे रिकवर नहीं कर पाएंगे, शायद कभी किसी को बेच भी नहीं पाएंगे। एक तो ये रीज़न हो गया। सेकेंड रीज़न ये हुआ कि Su-57 रशिया या तो अभी अपने लिए बना ले या दूसरों के लिए बना ले। उसको अभी खुद के लिए बनाना है, क्योंकि उसको भी आर्मामेंट करना है। वो भी एक वॉलेटाइल, एक हॉस्टाइल, एक गर्म नेबरहुड में रह रहा है। उसने खुद ही का नेबरहुड गर्म किया है, वो अलग बात है। लेकिन वो तो रशिया इज़ फाइटिंग अ वॉर, उसको हर वेपन अपने लिए पहले चाहिए ना, दूसरों के लिए तो नहीं। तो आप अगर उनसे डील साइन भी कर लो, भले ही अभी लड़ाई चल रही हो, 1 साल में रुक जाए, उसको फिर भी उससे रिकवर करने में तो बहुत टाइम लगेगा ना। जब तक वो एयरक्राफ्ट बनाने लगेगा, कम से कम 4-5 साल लग जाएंगे, वो भी अगर लड़ाई इस साल बंद हो जाती है। तो रशिया भी एकदम डाइसी कैटेगरी में आ गया, इसलिए रशिया भी नहीं किया। लास्ट कौन बचा? 2 बच गए। एक तो फिर चाइना हो गया। अगर आप में हिम्मत है चाइना से फाइटर जेट की डील करने की, और आप सोच रहे हैं कि आपकी सरकार नहीं गिरेगी, तो आप गलत ही सोच रहे हैं। हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनको सबको पता है कि अगर चाइना के साथ एयरक्राफ्ट की डील कर ली तो सरकार ही गिर जाएगी। तो चाइना भी आउट ऑफ ऑप्शन हो गया। बचा कौन? फ्रांस बचा। फ्रांस आपका बहुत ट्रस्टेड एलाय है। आप 1961 से फ्रांस से एयरक्राफ्ट ले रहे हैं। फ्रांस और इंडिया का बहुत पुराना रिश्ता है, स्पेशली एयरफोर्स और नेवी को लेके, और स्पेशली फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके। तो नेचुरल चॉइस है फ्रांस, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। और कहीं ना कहीं फ्रांस को भी पता है कि इंडिया उनको ही प्रेफर करेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरीली, टेक्नोलॉजिकली उन्होंने हमको काफ़ी सपोर्ट किया है। तो इसको नेचुरल पार्टनरशिप बोल सकते हैं। इसीलिए सबसे सेंसिबल ऑप्शन इंडियन एयरफोर्स के लिए और इंडियन गवर्नमेंट के लिए था रफाल। अब मैं आता हूँ, एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ जब रफाल की ये न्यूज़ आने लगी, रिपोर्ट्स आने लगी कि डील हो रही है, और उस डिबेट का नाम मैंने रखा है मास्टर स्ट्रोक वर्सेस मास्टर ब्लंडर। आई रिपीट, दिस वाज द डिबेट विच वाज हैपनिंग ऑन इंडियन डिफेंस एक्स, मास्टर स्ट्रोक वर्सेस मास्टर ब्लंडर। अब ये क्या है? एक साइड जो प्रो गवर्नमेंट है वो बोल रही थी कि ये मास्टर स्ट्रोक है जी, 114 रफाल आ जाएंगे और हमारी एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी साइड जो भी शायद प्रो गवर्नमेंट ही है, वो बोल रही थी कि ये मास्टर ब्लंडर है, क्योंकि इन एयरक्राफ्ट को ख़रीदने में आपके आधा कैपेक्स उड़ जाएगा। आप बाकी हथियार कैसे खरीदेंगे? आप इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स को कैसे सपोर्ट देंगे? आप हमारे जो वेपन्स बनने हैं, हमारे जो एयरक्राफ्ट बनने हैं, उसमें जो इन्वेस्टमेंट करना है R&D के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट्स के लिए, आपके पास उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो दोनों साइड्स को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि राइट नाउ द नीड ऑफ द आवर इज़ रफाल। एयरफोर्स हैज़ बिन यूजिंग रफाल फॉर ऑलमोस्ट हाफ अ डेकेड नाउ, एंड उनकी पूरी ट्रेनिंग अच्छे से हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने उसको अच्छे से यूज़ करके देख लिया है। आप इसमें मीटियोर है, नहीं है, स्कैल्प अच्छी है, ब्रह्मोस से बेटर है, ये सब छोटे छोटे डिबेट्स में जा सकते हैं। आप उसमें भी जा सकते हैं कि एक फाइटर गिरा दिया, 2 फाइटर गिरा दिया, पाकिस्तान के 3 फाइटर गिरा दिए, नहीं गिराए। आप लोग अगर आप इन सब बातों में घुस रहे हैं तो पहली बात, आप पाकिस्तान के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में फंस चुके हैं, जहाँ वो ये उनको ये 1 फाइटर गिराना, 2 फाइटर गिराना, जैसे अभिनंदन के साथ किया था अब तो इज़ मत सीनियर, बट अभिनंदन सर के साथ जो किया था, उस लूप में आपको फंसा के रखते हैं कि हमने इंडिया का MiG-21 गिरा दिया। अरे सो वॉट यार, मतलब आपकी 10% ऑफ द एयरफोर्स डिस्ट्रॉय हो गई थी 12 घंटे में। सो वॉट, आपने एक MiG-21 गिरा दिया तो आप ये पाकिस्तान के नैरेटिव में मत घुसिए। एक जेट गिराना, एक जेट गिराना। अरे व्हेन लार्ज स्केल फॉर्मेशंस ऑपरेट, दे आर नॉट लुकिंग कि एक एक जेट हम पकड़ पकड़ के गिराएंगे। वो ये ऐसी टाइप की लड़ाई नहीं होती है। दे आर लुकिंग टू डोमिनेट फुल 300 किलोमीटर तक का पूरा ऐसे रेंज दे आर लुकिंग टू डोमिनेट। उसमें बहुत टाइप के वेपन्स यूज़ होते हैं, बहुत टेक्निकल, ये वीडियो हो जाएगा, मैं उतने टेक्निकली क्वालिफाइड भी नहीं हूँ बताने के लिए। तो किसी रीज़न से रफाल चूज़ किया होगा ना, कुछ तो देखा है ऑपरेशन सिंदूर में जो वो नहीं बताएंगे, और उन्हें बताना भी नहीं चाहिए कि क्यों रफाल लिया जा रहा है। उसने कुछ तो ऐसा किया होगा जो पाकिस्तान के चाइनीज़ वेपन्स के होश उड़ा दिए होंगे। तो आप इस बात को सोचते हुए चलिए। तो इसीलिए रफाल इज़ द नीड ऑफ द आवर। सेकेंड रीज़न इज़
इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, इट हैज़ नाउ रीच द लोएस्ट सिंस 1965। आप सोच लीजिए, पिछले 60 ईयर्स में, 60-70 ईयर्स में आर इंडियन एयरफोर्स फ्लीट साइज इज़ द स्मॉलेस्ट। 29-30 स्क्वाड्रन्स रह गए हैं। इतने स्क्वाड्रन्स बिल्कुल सफिशेंट और बिल्कुल बिल्कुल भी सफिशेंट नहीं है अगर आपको मल्टीपल डोमेन में थ्रेट्स हैं तो। यू नीड नंबर्स। और अभी जो रफाल की डील साइन होएगी, बाय द टाइम दीज एयरक्राफ्ट स्टार्ट कमिंग इन, तब तक जो हमारे मिग-29 UPG हैं, हमारे जो मिराज 2000 हैं, जो जैगुआर्स हैं, उनकी भी तो लाइफ कम हो जाएगी ना, वो भी तो स्टार्ट हो जाएंगे रिटायर होना। तो अभी जैसे जैसे ये 3 एयरक्राफ्ट और रिटायर होंगे, किसी को तो आना पड़ेगा ना। तो किसको लाओगे आप? आपके पास अभी और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको रफाल ही लाना पड़ेगा, क्योंकि एक रफाल 2 मिग-29 का काम कर सकता है, एक रफाल 4 जैगुआर का काम कर सकता है, एक रफाल 2 से 3 मिराज का काम कर सकता है। तो सेंस तो यही बनता है ना। और मैं आपको और थोड़ी गहराई में बताता हूँ। जो हमारे एयरक्राफ्ट रिटायर हो रहे हैं, आप उसको तेजस से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी उतनी स्पीड ही नहीं है प्रोडक्शन की, क्योंकि हमारे पास इंजन्स नहीं है, हमारे पास इंजन का कंट्रोल नहीं है। तो हम अपने मन मर्जी के एयरक्राफ्ट नहीं बना सकते। ये सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भारतीयों में। जब हम इंजन के लिए यूएसए पे डिपेंडेंट हैं, तो उसका तो जब मन करेगा ना गला घोट देगा, वो घोट देगा गला। आपकी पूरी तेजस फ्लीट, आप 97 मार्क 1A प्लस 83 मार्क 1A, आप 300 भी कर दो पेपर पे, आपकी पूरी फ्लीट पेपर पे ही रह जाएगी। इंजन्स नहीं है तो समथिंग हैज़ टू बी देयर ना। सिर्फ Su-30s पे तो आप पूरा पाकिस्तान, चाइना, इंडियन ओशन रीजन तो आप नहीं देख सकते ना, आपको और भी तो चाहिए। तेजस हम नहीं दे पा रहे हैं, तेजस नहीं आ पा रहे हैं। तेजस मार्क 2 और आमका का तो भूल ही जाइए। हमारे पास जब तक इंजन्स ही नहीं होंगे, आपके पास एयरक्राफ्ट ही नहीं होगा। तेजस मार्क 2 रोल आउट करना चाह रहे होंगे हम, बॉडी भी रेडी होगी, एयरफ्रेम भी रेडी होगा, बट इंजन्स तो नहीं है ना। आप आमका कितना भी डिज़ाइन कर लो, आप उसकी वो जो आता रहता है, अपडेट्स आते रहते हैं, मेटल कटिंग, स्टील कटिंग, ये वो, अरे वी नीड टू लुक बियॉन्ड दीज। इन सब छोटी छोटी इनमें मत फंसिए। आपके पास इंजन ही नहीं है यार, आप क्या काट के आप कार्डबोर्ड का भी बना लो, आप लोहे का भी बना लो, आपका जहाज उड़ेगा कैसे अगर आपके पास इंजन नहीं है। और इंजन की डील हमने अमेरिकन के साथ कर रखी है, और अमेरिकन को जब मन करता है गला दबा देते हैं हमारा। वो दबा ही रहे हैं, हम तो देख ही रहे हैं, इसमें कोई नई बात तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो इसलिए रफाल तो आने ही थे, और लोगों को ये बात अच्छी लगे बुरी लगे, शायद ये वीडियो देख के समझ आए। मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, तो आप 1.5 स्पीड पे करके देख लीजिए बाकी का वीडियो। अभी और बातें करनी है मेरे को आपके साथ। मैं आपको बताता हूँ कि रफाल ही क्यों, और रफाल क्यों ज़रूरी है। क्योंकि फ्रांस के साथ हमारी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, और बात चल रही है कि हम फ्रांस के साथ कोई इंजन कुछ तो करें। क्या है वो बात शायद पता नहीं। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग, मेरी जो रीडिंग है, मेरा जो हंच है, वो ये कहता है कि शायद फ्रांस को दिख रहा है कि इंडिया को ट्रस्ट किया जा सकता है, और शायद वो इंजन की टेक्नोलॉजी हमें दे दें। वैसे मैं पूरी तरह कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि गिन चुन के बहुत कम देश हैं इस दुनिया में जो अपना फाइटर जेट इंजन बना सकते हैं। और सब ने देखा है कि जब रशिया ने अपनी टेक्नोलॉजी चाइना को दी, तो कितनी बड़ी गलती की। इसकी आज चाइना के इंजन्स रशियन इंजन्स को टक्कर दे रहे हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड तो बेवकूफ़ नहीं है ना। इतने साल जब उन्होंने सब पे राज किया है, तो कुछ लॉजिक के साथ ही राज किया है। क्यों देगा वो हमको? हमारे पास ऐसा क्या है, बस हम डॉलर फेंकें और वो हमको इंजन दे दे? हमसे ज़्यादा डॉलर तो UAE और सऊदी अरेबिया भी फेंक सकता है, तो उनको नहीं दे दे इंजन? तो बात डॉलर और यूरो फेंकने की भी नहीं है। तो बात क्या है, क्यों आपको कोई फाइटर जेट इंजन देगा? देखिए, फाइटर जेट इंजन इज़ द मोस्ट लीथल वेपन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जिसमें लगता है उससे बड़ा लीथल वेपन अभी तक तो शायद मिसाइल है। हाँ ठीक है, बट नंबर्स और द काइंड ऑफ एरिया प्रोटेक्शन, द काइंड ऑफ अटैक दैट फाइटर जेट्स कैन डू राइट नाउ, नथिंग एल्स कैन डू। ड्रोन्स के वीडियोस हम देख देख के खुश होते हैं, लेकिन ड्रोन शहबाज, भोलारी, नूर खान, रहीम यार खान को बर्बाद नहीं कर सकती थी। उसके लिए फाइटर जेट्स और फाइटर जेट की पंच लगती है, और फाइटर जेट को उड़ाने के लिए इंजन लगता है। तो इसीलिए इंजन इज़ द मोस्ट लीथल वेपन। एंड जब तक इंडिया के पास अपना खुद का जेट इंजन आएगा नहीं, हमारी सॉवरेंटी को हमेशा खतरा रहेगा, क्योंकि हम कभी भी फाइटर जेट्स मास प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे। और जब तक हम फाइटर जेट्स मास प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, हमारी एयर पावर हमेशा वल्नरेबल रहेगी। तो इसीलिए मैं बड़ा खुश हूँ कि हम रफाल ले रहे हैं, और हम फ्रांस के साथ और हाथ मिला रहे हैं। देखिए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंदिरा गांधी के समय से
1970 से लेकर 1990 तक रशिया हमारा बहुत बड़ा वेपन सप्लायर था। अब वो धीरे धीरे, जैसे हम भी अमीर होते जा रहे हैं और रशिया भी थोड़ा, उनके भी सिस्टम्स थोड़े डाउनग्रेड होते जा रहे हैं, फ्रांस इज़ गोइंग टू बी द न्यू रशिया फॉर इंडिया। एंड फ्रांस ऑल्सो रिस्पेक्ट्स दैट इंडिया हैज़ नॉट बाउड डाउन टू एनीबडी। इंडिया हैज़, इवन विद अ पुअर GDP पर कैपिटा, इंडिया किसी का वैसल नहीं बनाया, एंड फ्रांस लाइक्स दैट। France is a very proud nation, and they are seen that India has also become a very proud nation. So maybe things will work out, but I still don't feel, I'm still not convinced that France will give us full fighter jet engine technology, because उनका जो edge है वो तो निकल जाएगा ना। तो कोई देश ऐसा क्यों करना चाहेगा, आप सोचिए। चलिए वापस मैं रफ़ाल पे आता हूँ, और मेरे को क्यों लगता है कि ये 114 रफ़ाल बहुत बढ़िया है। देखिए, अगर हम चाइना के साइज़, चाइना की प्रोडक्शन कैपेसिटी से कंपेयर करें, तो चाइना को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको उतना डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो खुद 200 एयरक्राफ्ट हर साल प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें से 100 उनके J-20 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। तो हम अगर 114 ले रहे हैं, वो एयरक्राफ्ट हमको मिलते मिलते 7 साल हो जाएंगे। चाइना का जिस तरह भी चल रहा है, वो हर साल 200 एयरक्राफ्ट बना रहा है। तब तक तो वो, अगर वो सही में रुके नहीं, तो अगले 7 साल में तो वो 1400 एयरक्राफ्ट बना देंगे, फाइटर जेट्स। तो चाइना इज़ नॉट फेज्ड। चाइना विल, मतलब दे विल टेक लेस रिस्क, बिकॉज दे नो दैट रफाल एंड Su-30 कंबाइंड हैव अ मैसिव पंच। सो उनको थोड़ा सा डेटरेंस होगा, बिकॉज वो भी यूज टू नहीं है कॉम्बैट के, और उनके घर भी जब बॉडीज जाएंगी तो उनको भी, उनके फैमिलीज़ को भी लगेगा। लेकिन चाइना बहुत आगे है हमसे गेम में, बहुत ज़्यादा आगे है। मतलब चाइना के लिए कंपटीशन इज़ ओनली अमेरिका, बिकॉज अप टिल नाउ ओनली अमेरिकन्स वर प्रोड्यूसिंग 200 फाइटर जेट्स पर ईयर। वो भी अब कम डिक्रीज़ हो गए हैं, वो भी 150 तक आ गए हैं, क्योंकि वो स्टेल्थ इतना बना रहे हैं F-35। चाइना क्या है, 100 J-20 बनाता है स्टेल्थ, और 100 से 110 वो J-10 भी बनाएगा, J-16 भी बनाएगा, और उनका J-15 भी बनाएगा। लेकिन अब चाइना क्या है, वो तो दे वॉन्ट टू टेक द बिग लीप, एंड चाइना इज़ मेकिंग J-36, J-50, जिसको वो 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर बोलते हैं। तो चाइना हमसे गेम में बहुत आगे है। बच्चा कौन? पाकिस्तान। कि कम से कम पाकिस्तान को तो हम अच्छा से सबक सिखा सकें। तो पाकिस्तान के लिए ये 114 रफ़ाल की डील इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि उनके F-16s रिटायर हो जाएंगे अगले 10 साल में। फिर उनके पास बचेगा क्या? JF-17, J-10। J-10 के उनके पास 2 स्क्वाड्रन है। JF-17 के पास, उनके पास अभी नंबर्स हैं, वो शायद और चाइना से बनवा के और ले लेंगे, कोई बात नहीं। बट अभी चाइना के पास रफ़ाल को काउंटर करने के लिए बस 2 ही ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, सस्ता ऑप्शन, कि वो और J-10s खरीद लें। वो जो उनकी F-16s रिटायर होंगे, 60 प्लस F-16s हैं, उनको वो रिप्लेस कर दें फुल्ली J-10 से। तो उनकी पूरी जो मशीनरी होगी सब चाइनीज़ हो गई, तो सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ग्राउंड पे भी चाइनीज़ HQ-9 है, तो वो एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे। वैसे भी और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर J-10 वो लोग नहीं लेते हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज जिस तरह चल रही है, जिस तरह वो उनकी अग्रेसिव माइंडसेट हो गई है इंडिया को लेके, अगर वो उससे आगे कदम रखने की कोशिश करें और वो चाइना से J-35 स्टेल्थ फाइटर लें, या टर्की के साथ वैसे मेरे को नहीं लगता कि वो कान लेंगे, क्योंकि कान का इशू वही है, जनरल इलेक्ट्रिक इंजन बनाती है, और जैसे हम तेजस के साथ देख रहे हैं वैसे ही टर्की कान के साथ भी देख रही है। बंद कर दिया इंजन, आपका एयरक्राफ्ट बैठा रहेगा टारमैक पे। तो पाकिस्तान विल मच रादर प्रेफर J-35 चाइना से। और मैं कहता हूँ कि अगर उन्हें J-35 लेना है तो लेने दो। 40 लेने की उनमें हिम्मत है, वो 40 के 40 ले भी लेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान J-35 ले ले, क्योंकि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लोगों ने हवा बना रखा है कि स्टेल्थ फाइटर 5th जनरेशन। अरे लोगों को आइडिया नहीं है एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, उसका अपकीप करने में कितना खर्चा होता है। पाकिस्तान की जिस तरह की इकोनॉमी है ना, अगर उन्होंने J-35 खरीद लिया, 1 महीने भी अगर उन्होंने अपने 40 के 40 उड़ा लिए, उनको इतना खर्चा आएगा, क्योंकि उन्हें हर बार उसकी मेंटेनेंस में इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, क्योंकि उसका पेंट देखना है कि पेंट कहीं से निकल ना जाए, रस्टिंग ना हो जाए, चिप ऑफ ना हो जाए। जहाँ से भी हो गया, जहाँ पे भी चिंक आ गया पेंट में, वो रेडार से रिफ्लेक्ट होने लगेगा। पेंट में ही इतना खर्चा हो जाता है स्टेल्थ फाइटर की। बाकी उसके जो एवियोनिक्स हैं, उसके जो सिस्टम्स हैं, उनकी मेंटेनेंस, उनकी अपग्रेड, इट इज़ स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वेपन्स टू नॉट जस्ट ऑपरेट बट टू मेंटेन। और अगर पाकिस्तान उसको लेता है ना, तो उनकी पीढ़ियाँ
बता रहा हूँ, उनकी पीढ़ियों पीढ़ियों की पीठ टूट जाएगी उसका खर्चा चुकाते चुकाते। वो अगर कभी इंडिया के साथ वॉर हो गई तो वो 4-5 दिन, उनके पास 4-5 दिन का उनके पास अपर हैंड रहेगा। 6th-7th day their aircraft will not be able to fly, or if they're flying then they're not stealth anymore. They won't be able to maintain that stealth. एक stealth को आप प्लीज़ गूगल करके देख सकते हैं, ये मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ। stealth को मेंटेन करने के लिए ना बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसकी पेंट मेंटेन करने में पेट टूट जाती है। पाकिस्तान कर भी लेगा तो अगर हम लॉन्ग टर्म की लड़ाई की बात करें तो 4-5 दिन के बाद उनके J-35 का बैंड बज जाएगा, वो टारमैक पे खड़े खड़े सब ठोके जाएंगे। तो रफाल आने से ये है कि नाउ इट इज़, सी वी कांट compete with China and we know it and we should know it. We can't defeat them outrightly in a war, but we can prevent another 1962. We are capable of कि इस बार उनको भी भयंकर लगेगी। ऐसे पैदल चल के आसाम तक नहीं पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, चाइना अलग गेम हो गया, बट पाकिस्तान के साथ नाउ इट इज़ अ गेम ऑफ वॉलेट। हमने 114 रफाल लिया, विच इज़ अ गुड थिंग यार। इट्स द बेस्ट एयरक्राफ्ट राइट नाउ विच वी कैन अफोर्ड, एंड and when I say afford, I don't mean just money wise, I mean geopolitically also. It's the best aircraft, and to counter Rafale, Pakistan will eventually have nothing. या तो वो J-10s का पे भरोसा कर सकता है और ये PL-15 PL-17 का गेम खेल सकता है कि 60 मिसाइल मार दी, 70 मिसाइल मार दी, ठीक है, उसके बाद लैंड कर गए। आप जहाँ लैंड करोगे वहीं आके ब्राह्मोस और स्कैल्प लगेंगी। पाकिस्तान का गेम, उन्होंने जो अपनी एयर पावर अभी पिछले 10 साल में डिज़ाइन की है ना, वो शूट एंड स्कूट वाली की है कि बस एयरक्राफ्ट पे लॉक किया, मारा और निकल गए, मारा निकल गए। उनका वैसा वो अंदर घुस के वी विल डिस्ट्रॉय इंडियन बेसेस एंड ऑल, वो है नहीं उनके पास। उन्होंने उस पर इन्वेस्ट नहीं किया है, हमने किया है, तभी हमने मारा उनके अच्छे से बेसिस पे। तो इसलिए विद पाकिस्तान इट विल बी अ गेम ऑफ वॉलेट, एंड एज लॉन्ग एज द इंडियन इकोनॉमी कीप्स ग्रोइंग वी विल जस्ट, उनको हम बस निचोड़ के तोड़ देंगे इस डील के साथ, क्योंकि अब उनकी बारी है। दे विल हैव टू काउंटर दिस डील विद अ बिग डील, एंड दैट विल ब्रेक देयर इकोनॉमी if we play our cards right. Now I want to talk about the future, and this is the part where a lot of people will not like this video, or maybe they like this video as it is, ज़्यादा तो लोग देखते नहीं हैं मुझे, but I have some questions for the government. Why the delay? आपने इतना टाइम क्यों वेस्ट किया? जब 2007 में एक इंडियन एयरफोर्स बोल चुकी है कि हमको रफाल चाहिए, तो आप यूपीए को तो बोल ही जाओ, वो तो दे आर अनअकाउंटेड गवर्नमेंट थी वो तो, मतलब उनको तो खुद ही नहीं पता था उनके साथ क्या हो रहा होता था। जब एनडीए इतनी स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी में आई 2 बार, तो आप ऐसी छोटी छोटी डील्स क्यों कर रहे हो? आप एक बार में रफाल ले लेते 2016 में, we would be sitting comfortably, the Air Force would be sitting comfortably right now. In 2016, if you had just gone for 114 Rafale, we would have had 60 to 70 Rafales by now. Flyaway condition के बाद अभी यहाँ लग चुकी होती असेंबली लाइन, कर रहे होते हम असेंबल, नहीं किया। ठीक है, ये मेरी पहली दिक्कत गवर्नमेंट के साथ। दूसरी दिक्कत, हमारा रुपी कमज़ोर होता जा रहा है ना। आई एग्री कि डॉलर भी कमज़ोर हो रहा है, यूरो भी कमज़ोर हो रहा है, बट यूरोपी उनके कंपैरिजन में कमज़ोर हो रहा है। सो दिस इज़ बेसिक इकोनॉमिक्स। पीपल वांट टू कमेंट वॉट एवर दे कैन कमेंट, दे कैन कॉल मी वॉट एवर दे कैन कॉल मी, दिस इज़ बेसिक इकोनॉमिक्स। फ्रॉम 2016 to 2026 द रुपी हैज़ गॉटन वीकर, मीनवाइल ग्लोबल इन्फ्लेशन हैज़ इंक्रीज्ड। सो आपकी बाइंग कैपेसिटी कम हो गई है, विच मीन्स यू विल हैव टू शेल आउट मोर रुपीज़ to convert it into the dollar, which means it will put more pressure on the Indian economy. So we can expect more taxes, which then again go into some large welfare schemes. So this is just basic economics. So we are going to, it is going to hit us economically, no doubt. But what option do we have? Neighborhood भैया आग लगी हुई है. It is boiling actually. After Operation Sindoor, this neighborhood is literally on the verge. वो एक misfire की ज़रूरत है बस, और यहाँ लगेगी तगड़ी आग, और तब आपके पास जेट्स होंगे नहीं, क्योंकि आपने 2016 में हिम्मत नहीं रखी बड़े जेट्स, बड़ी डील करने की। तो अब आपने पहुँचा दिया है भारत को और इंडियन एयरफोर्स को एक ऐसे मकाम, एक ऐसे पॉइंट तक जहाँ मतलब इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स ओवर, इट्स डिफ़िकल्ट। वॉर इज़ सिंपल, मतलब यू हैव कैजुअलिटीज़ ऑन ऑल साइड्स. You will also take hits, you will give hits also, but it's difficult now. So why has the Air Force fighter fleet strength been allowed to hit its lowest levels? इसका जवाब, एक पहली बात तो हमारे देश में ये कोई पूछता ही नहीं है.
पार्लियामेंट में तो ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा, लोगों को वहाँ तो अलग ही, वो लोग तो खुश हैं अपनी पेंशन लेके। मैं खुश हूँ कि एक्स और ट्विटर पे ये सवाल पूछे जा रहे हैं, और स्पेशली इस रफाल डील के बाद पूछे जा रहे हैं। सो थैंकफुली द इंडियन माइंड इज अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज रफाल तो आप ले लोगे, लेकिन बाकी जेट्स भी तो है ना। HAL क्या कर रहा है? HAL की अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? हमने इतनी बार वीडियो क्लिप्स देखे हैं जहाँ एयर मार्शल AP सिंह बार बार HAL से पूछ रहा है, वेयर आर माई जेट्स, वेयर आर द जेट्स, एंड HAL हैज जस्ट नो आंसर। HAL says they can produce 32 Tejas Mark 1A every year. Fine. We don't have the engines. क्या प्रोड्यूस करोगे आप 32 का? हमने इंजन की डील की GE के साथ, वो भी ऐसी की जब उन्होंने GE 404 की लाइन शट डाउन कर दी थी, हमने फिर रीस्टार्ट करवाई है। कौन सोच रहा है इसको? एयरफोर्स ने, और इसमें पता है क्या है, एयरफोर्स ने इंजन बहुत पहले अप्रूव कर दिया था, जस्ट द वे एयरफोर्स ने रफाल 2007 में अप्रूव कर दिया था। लेकिन ये मंत्री और ये बाबू सोते रहे, क्योंकि इनके बच्चे अब्रॉड हैं, इनको कोई लेना देना नहीं फौज से, इन्हें फौज का F नहीं पता। इनको बस दिखता है कि भाई हम कहाँ अपना घर बसा लें, पैसा काट लें बस, और हम कैसे इलेक्टोरेट को खुश रखें। क्योंकि फ़ौज के लिए शोर मचाने वाले ज़्यादा तो है नहीं, लोगों को आइडिया नहीं है, वो बस ऐसे ही रिस्पेक्ट देते थे कि हाँ ठीक है, उनकी वजह से ही हमारा देश है। तो काम ही नहीं किया है HAL पे। तो HAL तो क्या करती है किसी को पता ही नहीं है, एंड HAL विल फेल। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी विद HAL। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना, मैं तो एक आम नागरिक के बोल रहा हूँ। जब एयर चीफ खुद उनके मुंह पे बोल रहे हैं तब भी लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। HAL ने जो डील, देखिए, एयरफोर्स कैन अप्रूव द इंजन, द डील हैज टू बी डन बाय HAL एंड MOD, देन दे हैव टू मेक श्योर दैट द engines आर ready delivered to you, and then you have to fit the engines, then you have to operationally clear the aircraft and hand it over the Air Force. Now we are not getting the engines. When we get the engines also, HAL does one tweet और वो एक engine की फोटो डाल देते हैं कि GE has delivered 5th engine of 2025। आप एक एक engine के लिए PR कर रहे हैं। वहाँ चाइना एक 100 जहाज का PR करता है, आप एक engine जो आपने भी नहीं बनाया है, जो आप बाहर से लाए हैं, जिसके लिए हमारे टैक्स पेयर्स ने पैसा दिया है, आप उस engine को लगा के उसके आगे ब्लैक कार्ड लगा के PR कर रहे हैं, और उसके बाद भी आपने Mark 1 डिलीवर नहीं किए हैं। तो HAL से तो कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। एयरफोर्स सवाल पूछती है, MOD नहीं पूछता है। यू विल सी एयर मार्शल AP सिंह आस्किंग HAL ऑपरेटिव्स वेयर इज माई एयरक्राफ्ट। आप नहीं देखेंगे कि MOD का बाबू प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछ रहा है कि HAL कहाँ है डिलीवरी तेरी। नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट HAL ना। HAL एज एन इंस्टीट्यूशन कैसे चल रही है, भगवान भरोसे ही चलती है। मेरे को तो लगता है ठीक है, दे माइट हैव ग्रेट साइंटिस्ट, बट there is no accountability, there is no urgency, there is no merit। HAL में there is reservation। how can this be allowed? there are no incentives। आप HAL की सैलरीज खोल के देख लिए, 50-60,000 रुपीज़ पर मंथ आप साइंटिस्ट को सैलरीज देना चाहते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल फिगर होगा, असली में कुछ और होगा। इज दिस इनफ इन टुडेज डे एंड एज? नॉट एट ऑल। आप क्या कर रहे हैं, सही में आप क्या कर रहे हैं? HAL के पास कोई कंपटीशन नहीं है, उन्हें पता है वो अकेले खिलाड़ी हैं। जब उन्हें पता है कि उनकी नौकरी कोई खाएगा नहीं, कोई और किसी और को फाइटर जेट डील मिलेगी नहीं इंडिया में, तो HAL का जैसे मन करेगा ना वो करेंगे। सिंपल सी बात है ना, अगर पूरे मोहल्ले में सिर्फ आप ही की दुकान हो तो आपका जब मन किया खोला, जब मन किया बंद किया, जो जितना प्राइस लगाया किया। HAL भी तो वही कर रही है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री राइट नाउ विच इज़ एम्बिशियस ऑफ अ फाइटर जेट टाइमलाइन, ऑफ अ फाइटर जेट प्रोग्राम, where there is no competition in the fighter jet makers। आप अमेरिका देख लीजिए तो लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, कंपटीशन तो है उनमें। रशिया में काफ़ी साल तक था, सुखोई और मिखोयान ग्रोविच, मिग में सुखोई और मिग की कॉम्पिटिशन होती थी। फ्रांस, भले ही फ्रांस में एक ही है डसॉल्ट, लेकिन उसका कंपटीशन हमेशा चलता था ब्रिटिश के साथ। और कौन बचा? स्वीडन। चलिए स्वीडन मैं एक मान गया कि स्वीडन के पास कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने डिलीवर किया ना। आपके पास तो कंपटीशन नहीं है, फिर भी आप डिलीवर नहीं कर रहे हो, तो फ़र्क तो है। स्वीडन का भी वही इशू है, इंजन तो उनको अमेरिका से लेना पड़ता है, लेकिन वो फुल्ली अमेरिकन कैंप में ना। देखिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। स्वीडन ने बहुत पहले अमेरिकन को बोला था ठीक है हम नेटो में नहीं होंगे, बट हम आपके कैंप में फुल्ली हैं। हम तो ये भी नहीं बोलते अमेरिकन को। तो अगर आप उनसे इंजन ले रहे हो तो अमेरिकन तो यही सोचेंगे ना कि जब इंजन की डील हुई थी 2014 में, आई बिलीव हुई थी, वो तो सोचेंगे चलो फाइनली वी हैव क्रैक्ड इंडिया,
ये तब से फ्रांस और रशिया से फाइटर जेट्स लेते थे, अब हमसे इंजन ले रहे हैं, आगे जाके F-18 सुपर हॉर्नेट लेंगे, आगे जाके हमारे एयरक्राफ्ट लेंगे। आपने तो वो हमने वो भी नहीं किया, तो अमेरिकन पिस ऑफ हो जाएंगे कि अच्छा हमसे इंजन चाहिए तेरे को, लेकिन बड़ी जो डील है फाइटर जेट्स की वो हमको नहीं दोगे। ऐसे थोड़ी धंधा चलता है, धंधे की बात है ये। HAL को ये समझ नहीं आता, क्योंकि HAL लगा हुआ है एकदम पता नहीं कौन सी दुनिया में लगा है, हेड डाउन करके। और MOD को शायद ये MOD को भी शायद ये धंधा नहीं समझ आता। इट इज़ बेसिक यार, अगर आप किसी को बोलो कि अपने घर की सबसे बढ़िया चीज़ दो, तो वो तो यही सोचेगा ना कि तुम बाकी चीज़ों भी लोगे उससे। अब हो गई है फाइनल डील, लेकिन हम उनको वो दे नहीं रहे ना। हम उनसे चिनूक की डील कर लेते हैं, अपाची की डील कर लेते हैं, C-17 C-130 कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली द बिगेस्ट चंक इज़ द फाइटर जेट, एज यू कैन सी विद द रफाल डील। सो अमेरिकन्स आर अनहैप्पी, इट्स वेरी एविडेंट। मतलब मैं तो कोई भी इंसान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पता चल जाता है कि वो तो यही बोल रहे हैं ना कि आप हमसे फाइटर जेट इंजन ले रहे हो, फिर जाके सारी डील्स तो फ्रांस के साथ कर रहे हो, तो उन्हीं से लेते, उन्हीं से जेट इंजन लेते, हमारे पास क्यों आए। अब आइए हमारे में अकल। हमारे पास तेजस का कोई बैकअप था नहीं, तेजस Mark 2 खड़ा हुआ है, आमका का कोई अता पता नहीं है। अब हम बोल रहे हैं कि साफरान के साथ चलो डील साइन कर लेते हैं। वो एक इंजन डील करने के चक्कर में हमें कितने रफाल खरीदने पड़ रहे हैं। वो भी अब आगे जाके इंजन देंगे फ्रांस, नहीं फ्रेंचीज देंगे नहीं देंगे, कोई गारंटी नहीं है। देंगे भी तो पता चला 20 साल बाद दे रहे हैं, तब तक खड़े रहो आप। तो HAL का कोई कंपटीशन नहीं है ना। आप चाइना में देख लीजिए, चाइना भी अगर चलिए हम ये देख रहे हैं ना कि HAL स्टेट ओन्ड है, चाइना में भी स्टेट ओन्ड है, लेकिन चाइनीज़ आर ऑल्सो स्मार्ट, दे ऑल्सो नो बेसिक इकोनॉमिक्स। अगर आप मोनोपोली को देंगे तो कुछ नहीं होगा। वहाँ पे भी दो हैं, चेंगडू है और शेनयांग है, दो compete करते हैं। यहाँ पे HAL का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, कोई कॉम्पीट नहीं करेगा HAL के साथ, तो वो सोएंगे, और वो सो रहे हैं। और इसीलिए अभी एयरफोर्स आ गई है खतरे पे। और फाइनल चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो MOD और गवर्नमेंट दोनों की प्रॉब्लम है कि फंड्स रिलीज़ ही नहीं करते। हमारा जो कावेरी इंजन है उसमें टोटल $10 बिलियन खर्चे हैं। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं हम लोग? कोई है हमारे पास स्ट्रेटेजिक थिंकर देश में? नहीं, किसी को पता भी है कितना पैसा लगता है। चाइना, रशिया, अमेरिका और फ्रांस ने बिटवीन 200 to 300 बिलियन ईच खर्चा है अपना फाइटर जेट इंजन बनाने में। जब उनके ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे 30 चाइना का जो WS-10 है उसको मैच्योर होने में 25 to 30 ईयर्स लगे। उसमें उन्होंने कम से कम $300 बिलियन डुबोए हैं। कितने फेलियर्स हुए उनके, कितने एयरक्राफ्ट क्रैश हुए उनके, कितने पायलट्स की डेथ हुई, बट इट वॉज अ नेशनल मिशन। इट इज़ रिस्की, यू हैव टू टेक द रिस्क, यू हैव टू पुट मनी, वी आर नॉट। आप हैरान हो जाएंगे जान के, हमारी सरकार और भाजपा की सरकार जो इतनी बड़ी बहुमत में आ चुकी है, जिनसे इतनी लोगों को आशाएं थी, उनका लाडली बहना योजना का बजट इसरो और DRDO के बजट कंबाइन करके भी लाडली बहना का ज़्यादा है। तो एक लाडली बहना मेरे पास भी है, कावेरी, उनको भी थोड़ा पैसा दे दो। आप लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा है कि फाइटर जेट इंजन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप सो रहे हैं फ्रैंकली, और आपने इस देश को फिर ग्रांटेड ले रखा है, क्योंकि आपकी नेशनल सिक्योरिटी ना अंडरस्टैंडिंग है ना पॉलिसी है। और ये एक आम नागरिक कह रहा है जिसको शायद उतना नॉलेज ना भी हो, और शायद मैं पूरी तरह गलत भी हो सकता हूँ, शायद मेरे को कोई आइडिया नहीं है, शायद मैं सब गलत बोल रहा हूँ, शायद मैंने जो गूगल करके देखा है सब गलत हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेरी बेसिक तो यही थिंकिंग है कि हाँ, हम फंड्स तो दे ही नहीं रहे हैं, R&D तो हमारे पास है ही नहीं। हम खुश हैं स्क्रू ड्राइवर गिरी करने में, हम खुश हैं कि हम किसी के लिए असेंबली लाइन खोलते रहें बस। हम अपना कब कर रहे हैं इनोवेट? उसके लिए तो समय ही नहीं रहा ना बच्चों के पास, सब असेंबली लाइन में लगे हैं। हम आईफोन्स बना रहे हैं सारे, हमारा खुद का माइक्रोमैक्स, लावा, हमारा खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। उस आईफोन है वो एप्पल बैठा, वो US में है, बस लिखा मेड इन इंडिया है ना। मेहनत हमारे बच्चों की, सारे प्रॉफिट्स अल्टीमेटली उन्हीं के ही हैं। तो अगर आपको ऐसी ही टाइप की चीज़ें डिफेंस इंडस्ट्री में भी करनी है तो व्हाट विल हैपन? एंड मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी सरकार ने काम नहीं किया, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मोदी सरकार ने एक्चुअली बहुत काम किया है, इनफैक्ट एक सोते हुए देश को जगाया है, लेकिन अब वो सोने के उस पर वापस जा रहा है। आप 11 साल से हैं, आप एक फाइटर जेट इंजन नहीं दे पा रहे हैं एक देश को। आपके मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री या होम मिनिस्टर सब बोल चुके हैं कि एक फाइटर जेट इंजन होना बनता है। तो आप इसको नेशनल लेवल की तरह क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हैं? नेशनल लेवल की ये थ्रेट है, इट्स ए नेसेसिटी, बट फंड्स ही नहीं उसके लिए डिलीवर हो रहे। आप फंड्स तो आप देंगे तो वो तो पब्लिक करेंगे ना। ऐसे तो इतना भी हम नॉर्थ कोरिया तो है नहीं, CAG रिपोर्ट तो आएगी, कुछ आ ही नहीं रही है। कावेरी के लिए फंड्स ही नहीं है। फंड्स हैं
तो उसके सेंटर्स नहीं बने हुए। हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, कोल्ड कंडीशंस के लिए रशिया जाता है वो इंजन। अरे तो हु इज़ द पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ ऑल दीज पॉलिसीज? Who is the person in charge of all these projects? Somebody has to take charge, somebody has to be held accountable, somebody needs to be given a timeline. This is why I like little privatization in the world. You at least achieve, you try to achieve something. सरकार में सरकारी आपका माइंडसेट नहीं खत्म हो रहा है इस देश का। तो अब प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि कावेरी हमारा चल ही नहीं रहा है और सब लगे पड़े हैं कि टू आम का। अरे विद वॉट? पंखा लगाओगे क्या उसमें? तो the people are just not understanding. Just look at the one statistics I want to tell you. 1.89% of our total GDP is spent on defense. 1.89? Really? ये कोई आंकड़े होते हैं? आप तो शुक्र करो हम नेटो में नहीं है, ट्रंप आके तो बर्बाद कर देता। 5% मांग रहा है वो वहाँ लोगों से, वो उन कंट्री से मांग रहा है जहाँ बुढ़े हैं सब, उनको सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसे चाहिए। हमारा तो नौजवान देश है, हम तो आराम से ये रिस्क ले सकते हैं। आप अगर म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स इन्वेस्टर हैं, आप मेरी बात अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ समझेंगे। व्हेन यू आर यंग यू कैन टेक मोर रिस्क। व्हाट इज 1.89% स्पेंडिंग ऑन डिफेंस? टेक द रिस्क। यू आर सराउंडेड बाय 2 न्यूक्लियर पावर्स दैट आर हॉस्टाइल टू यू। मतलब वेयर इज कॉमन सेंस की कमी है क्या? 1.89%, चलो ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ कि ये नंबर्स सही नहीं है, फैब्रिकेटेड है, कम है। असली में ज़्यादा हम खर्चते हैं। कितना ज़्यादा खर्चते होगे? 3%, 4%, 5% तो नहीं खर्चते, इतना तो मुझे भी पता है। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन हमने लाई है 1000। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, मोदी सरकार को मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, वेरी गुड, आपने 1000 डिफेंस स्टार्टअप्स प्लस, 1000 प्लस हो गए अब तो, 1000 प्लस डिफेंस स्टार्टअप्स आपके टाइम में आए। पता है उनको टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने गए? 300। टोटल $68 बिलियन के। आपको पता है फॉरेन कंट्रीज ने $100+ बिलियन के वेपन्स हमारे इंडियन कंपनी से खरीदे हैं। किन किन से? SSS डिफेंस, भारत फोर्ज, टाटा, महिंद्रा। तो हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जिनको वो द वंस हु आर एक्चुअली डूइंग द वर्क, दे आर नॉट गेटिंग द बिग प्रोजेक्ट्स, दे आर गेटिंग ऑल स्मॉल प्रोजेक्ट्स बिकॉज वी आर जस्ट सो अफ्रेड ऑफ प्राइवेट। हमारा कंट्री इतने सालों से सोशलिज्म के उसमें जिया है कि डर लगता है लोगों को रिस्क लेने से और काम करने से। तो बस अब जब खतरे की घंटी आ गई, अब सब फड़फड़ा रहे हैं कि मेहनत पहले कर लेनी चाहिए थी। सोशलिज्म का भूत नहीं हमारे देश से सवार, और हम वापस जा रहे हैं उसी भूत में, क्योंकि ये जो लाडली बहना योजना जो पता नहीं अब कितनी और आ गई हैं, और सिर्फ बीजेपी की प्रॉब्लम नहीं है, सारी गवर्नमेंट्स कर रही हैं। डीएमके भी कर रही है, लैपटॉप बांट रही है, सारी गवर्नमेंट्स की यही प्रॉब्लम है। दे आर ओनली केटरिंग टू फ्री बी कल्चर एंड वोट। नो बडी इज टेकिंग नेशनल सिक्योरिटी सीरियसली। वाई? बिकॉज दे डोंट नो, द थ्रेट्स। आर मिनिस्टर्स डोंट रीड हिस्ट्री एनी मोर, नो बडी क्वेश्चंस देम। When they come for press conferences also, those are all very scripted, and all their very children are abroad. Nobody will have to suffer the consequences if we have another Ghazni and Gauri land up at our door. Nobody will have to. And this is history, that's why you should read. जब भारत पे अटैक हुआ है ना, तो सब बोलते हैं कि दरवाजे अंदर से खुले थे। हाँ, अंदर से तो खुले थे, बाहर से भी तो खुले थे ना, क्योंकि एक जगह से नहीं आता था अटैक, मल्टीपल डायरेक्शन से आते थे और मल्टीपल लोग करते थे। तो यही जब 3 फ्रंट वॉर 4 फ्रंट वॉर हो जाएगी, तो आप कितना डिफेंड कर लेंगे, आप कितना लड़ लेंगे? तो वी हैव टू वेक अप, वी हैव नो अदर ऑप्शन। एंड थैंक गॉड ट्रम्प हैज़ कम बैक, बिकॉज ही वोकन अप द होल वर्ल्ड। द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू नाउ वेक अप, एटलीस्ट द सीरियस वंस। इफ वी डोंट वेक अप नाउ, वी आर स्क्रूड एज अ कंट्री। एंड आई वॉन्ट टू एंड लास्टली, बिकॉज मैंने HAL को काफ़ी बोल दिया है, गवर्नमेंट का बोल दिया है, एक MOD पे भी बात करते हैं कि वो क्या करते हैं। चलिए, MOD में सबसे हाईएस्ट ऑफिसर तो नहीं बोल सकते, हाईएस्ट पर्सनैलिटी विल बी अ पोलिटिकल फिगर। वो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं। ही इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब। बट हु इज़ द चीफ सेक्रेटरी? मिस्टर राजेश कुमार सिंह। ही इज़ एन IAS ऑफिसर, BA in economics, and before the Ministry of Defense he was in animal husbandry. Okay, before animal husbandry he was in some maybe 10 other ministries. Petroleum ministry, he was in some food and agriculture, and I don't know what all ministries he was in. He once cleared the UPSC exam after studying BA economics. He has no specialization. He has never produced a paper
which is about military strategy. He has never produced a paper about military technology. He has not even produced a paper about military economics. So that is the guy who once cleared an exam. And no offense to him, wonderful that he cleared an exam, but he is heading our MOD. Now let's compare it to the best country in the world. We want to be the best ना, हमें विश्व गुरु बनना है, तो कंपेयर करके देखते हैं, हिम्मत है नहीं. अभी हम आते हैं MOD का कंपैरिजन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस USA के साथ. ठीक है, टॉप लीडर्स नहीं करेंगे. राजनाथ सिंह जी, पीट हेग्सेथ. We will do the guys who are actually going to be doing the signing, who are actually going to be reading all the bloody documents. So I've told you about Rajesh Kumar Singh. Now let me tell you about Elbridge Colby. He is the Under Secretary of the Department of Defense. He studied in Harvard, then he studied in Yale. And since 2003, he has been involved with the military and the intelligence community of the US. He has a think tank which only focuses on military strategy. He produces papers on how to counter China. He has clearly labeled that China is the biggest threat to American national security. Mr. Colby, for the last 30 years, has been only involved with the Department of Defense. That is who we are up against. We've got Rajesh Kumar Sinha, who has given UPSC once, joined IAS in Kerala cadre, jumped ministries, gone to fisheries, animal husbandry, petroleum, whatnot. And then you've got, at the other hand, Elbridge Colby, who for the last 30 years has been in and involved with American military and American intelligence and working with the Department of Defense. That is how different our two countries are. And nobody is willing to question anything because nobody is interested. Now you will say कि रोहन आपने गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर लिया, आपने HAL को बहुत बोल दिया, आपने MOD में भी किसी का पकड़ के उसको भी क्वेश्चन कर दिया, आपने IAF को तो कुछ बोला नहीं. और मैं बिल्कुल बोलूँगा, IAF पे तो बोलना बनता है. IAF की भी एक बड़ी प्रॉब्लम है और ये मैं CAG रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, आप भी गूगल करके देख सकते हैं. मैं कुछ नहीं डालूंगा इस वीडियो में, एकदम रॉ रखना चाहता हूँ मैं. IAF नीड्स टू स्टॉप बीइंग अ विंडो शॉपर यार. मतलब उनको लगता है कि सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा थोड़ी है. जो दुनिया की टॉप एयरफोर्सेज है ना, उन पे पॉलिटिकल ऐसे मुंह खोल के बोलते हैं ये ले, यही मिलेगा, अब इसी को इम्प्रूव कर और इसी से लड़. Americans don't have option of ready buying Rafale or Eurofighter. Chinese only had options of Russians. They don't have option of buying Rafale or Eurofighter. French themselves don't have option of buying F-35. Russians don't have option of buying Chinese or Rafale or Eurofighter. But the Indian Air Force has option of everybody. Why? Because our governments have not been able to shove down indigenous weapons because हम produce ही नहीं कर पाए, हम अपना engine ही नहीं बना पाए. तो IAF जाके बेस्ट ढूंढती है, वो जो बेस्ट ढूंढती है वो इन्वेरिएबली महंगा होता है. तो IAF को भी समझना होगा कि जब उन पे तेजस ऐसे थोपा जा रहा है कि इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू रेज क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट ऑल्सो एंड द MOD की यार वेयर आर द ब्लडी इंजन के बेड़ा नहीं हो सकता है कुछ. तो पूरे सिस्टम को ना एक बड़ा शेकअप चाहिए. और मतलब कौन करेगा? अल्टीमेटली यही आती है बात कि कौन करेगा. तो अभी बहुत लोगों को मेरा ये रैंट लगेगा, बहुत लोगों को लगेगा कि मैं बहुत क्रिटिकल हो रहा हूँ, बहुत लोग तो यही बोलेंगे इसको कुछ नहीं पता. और मैं उस कैटेगरी से मैं बहुत खुश हूँ जो बोलेंगे कि इसको कुछ नहीं पता, बिकॉज शायद मेरे को कुछ नहीं पता. मे बी वी हैव एवरीथिंग इन प्लान, मे बी वीव गॉट ऑल द पॉलिसीज, वीव गॉट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और इवन इफ वी डोंट हैव ऑल, वीव गॉट सम एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. इफ दैट इज द केस, फैंटास्टिक. बट देन where is it? Where is the output? Where are the results? You can make fun of the Chinese, you can say कि वो गिर जाएगा जहाज, बकवास है जहाज, बट यार उड़ रहे हैं ना, बना रहे हैं ना वो लोग, मेहनत कर रहे हैं ना वो लोग. आप देखो ना, वो उनका एक गोल है, हमारा तो गोल ही नहीं है. हमें ये नहीं पता कि हम चाइना से कम्पीट कर रहे हैं या कल पाकिस्तान से कम्पीट कर रहे हैं. पाकिस्तान की हमारी पॉलिसी क्या है ये भी नहीं पता हमको. उनको पूरी तरह बर्बाद करना है, उनको स्टोनेजेस में भेजना है, उनके साथ ट्रेड करनी है, क्या करना है नहीं पता. चाइना के साथ क्या करना है नहीं पता. तो देयर अ होल सिस्टम इज लैकिंग स्ट्रेटेजिक थॉट and nobody is willing to talk about it. So I have talked about it. Just a common Indian, a 31-year-old who pays his taxes, who loves his country, who's proud of his armed forces, has asked few questions. I don't expect any answers, but I hope people like it, and I hope people think about it, and I hope there is more discussion about it. मैं चाहता हूँ कि हम लोग बात करें
और आप मेरे को बताइए कमेंट्स में, मेरे को करेक्ट कीजिए, आप बताइए कि हियर एंड हियर यू आर रॉन्ग, हियर एंड हियर वी हैव मेड प्रोग्रेस. आई विल बी वेरी हैप्पी. इनफैक्ट आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट थैंकिंग यू फॉर दैट. आई विल बी वेरी हैप्पी. But I want to end with this Rafale deal is a must. It is a necessary. Anybody who tries to oppose it is now actually anti-national. Now that I've explained to you the kind of threats we have, the kind of game we are playing, the kind of game we are being forced to play, and the kind of lack of cards that we have, how weak in terms of numbers our Air Force has become. Now, if you oppose the Rafale, you are actually anti-national. It's a very strong word that I'm saying, but somebody has to say it. On that note, Jai Hind, Jai Bharat.